हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने बात की थी बेसिक्स ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में, मोल्डिंग के बारे में जाना था, उससे रिलेटेड डेफिनेशंस को कवर किया था, उससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में जाना था, राइट? और हमने बात की थी हेड के बारे में, हेड का स्ट्रक्चर क्या है, वर्टेक्स क्या होता है, फ्रॉन्स क्या होता है, जीना क्या होता है, क्लाइपिस क्या होता है, माउथ पार्ट्स कहाँ पे होते हैं। ये सारी बातें हमने कल की क्लास में कर ली थी। और हमने डिस्कस किया था इंसेक्ट हेड की ओरिएंटेशन के बारे में, जैसे प्रोगनेथस क्या होता है, हाइपोगनेथस क्या होता है, ऑफिस्थोगनेथस क्या होता है, राइट? आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो कल जो पढ़ा था जाके रिवाइज किया था सबने? कल जो पढ़ा था बेटा जाके रिवाइज किया था सबने? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बाकी लोग भी आ गए बेटा क्लास में। गुड मॉर्निंग राधा, गुड मॉर्निंग मयंक, गुड मॉर्निंग शीतल, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, तो आपने जाके पढ़ाई की थी एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। मोल्टिंग क्या होता है, बॉडी सेगमेंटेशन क्या है, इंसेक्ट हेड क्या है। आज का मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसमें एक तो हम बात करेंगे कि इंसेक्ट के ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि इंसेक्ट के कौन कौन से, कीट के कौन कौन से गण हैं, ठीक है। देन हम बात करेंगे कि इंसेक्ट के यंग वंस को क्या बोलते हैं। फिर हम बात करेंगे लेग्स की मॉडिफिकेशन के बारे में, रूपांतरण कैसा होता है जो कीट होते हैं उनकी टांगों का। और फिर बात करेंगे हनी बीज के बारे में, एपिकल्चर के बारे में। ठीक है जी, क्लियर है सबको? आज के पढ़ेंगे। हाँ जी अक्षय, आप आज ही आए हो, कोई बात नहीं। अभी हमने 3 टॉपिक कवर किए, उनको पढ़ लेना बहुत अच्छे से। आज हमारा 4th टॉपिक है और हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं एंटोमोलॉजी के। ठीक है जी, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ओके, सो मैं आपको बता रही थी कि आज हम ये टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो कल जब हमने डिस्कशन किया था और मैंने आपको पूछा था कि कौन कौन से इंसेक्ट ऑर्डर्स हैं जिनके बारे में आपको पता है, तो आप बता रहे थे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इंसेक्ट ऑर्डर्स का। आज जब हम इंसेक्ट ऑर्डर्स पढ़ेंगे तो इंसेक्ट ऑर्डर्स पढ़ते टाइम आपको एक बात समझ में आएगी, क्या कि जो भी हम ऑर्डर पढ़ रहे हैं, जो भी उसका मतलब दिया है, हमें वहाँ पे बहुत टाइम्स पे विंग्स का भी पता चलेगा साथ में। नाम पे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसेक्ट के ऑर्डर्स हैं। वैसे तो इंसेक्ट ऑर्डर्स में बाकी चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है कि कैसे इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स हैं, क्या कर रहा है, वो सारी जो चीज़ें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसके बेसिस पे इंसेक्ट को क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग ऑर्डर्स में। लेकिन यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ है, जिसमें आपको बोलती हूँ विंग मॉडिफिकेशन, हम यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स के विंग्स के बारे में भी जान लेंगे ऑर्डर के साथ साथ। तो जब अगली बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी विंग्स मॉडिफिकेशन की, क्योंकि हमने ऑलरेडी ही इंसेक्ट ऑर्डर्स में ये सारी चीज़ों को कवर कर लिया होगा। ओके, हाँ जी, आगे अब सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको अलग अलग इंसेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। कहीं पे आप बीटल्स देख रहे हो, कहीं पे बटरफ्लाई देख रहे हो, कहीं पे आप कोई फ्लाई देख रहे हो, है ना, कहीं पे ग्रास हॉपर देख रहे हो, प्रेइंग मैंटिस देख रहे हो। ये सारे के सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो भी इंसेक्ट है ना, हर एक का अपना करेक्टरिस्टिक है और उस करेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हमने इसको अलग अलग ऑर्डर में डाल दिया, अलग अलग गण में क्लासीफाई कर दिया है। अब जब हम अलग अलग ऑर्डर की बात करते हैं, आपने बहुत सारे ऑर्डर्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि कोलियोप्टरा सुना होगा, लेपिडोप्टरा सुना होगा, हाइमेनोप्टरा सुना होगा, हेमिप्टरा सुना होगा। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं कोलियोप्टरा की, कौन से ऑर्डर की बात कर रहे हैं? कोलियोप्टरा की। आपको एक चीज अपने दिमाग में बिठा लेनी है, टेरा का मतलब होता है विंग्स। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जितने भी ऑर्डर्स हैं सबके लास्ट में टेरा लिखा है, यानी कि विंग्स की बात कर रहा है।
तो जब आप इंसेक्ट ऑर्डर्स पढ़ते हो ना, तो इंसेक्ट ऑर्डर्स के साथ साथ आपको विंग्स का भी पता चल जाता है कि कौन से इंसेक्ट में कैसे विंग्स है। तो हमारा एक ही टॉपिक में 2 टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, टेरा। टेरा का मतलब बेटा क्या बोला मैंने आपको, विंग्स। अब जहां भी टेरा आएगा समझ लेना हम किसकी बात कर रहे हैं, विंग्स की बात कर रहे हैं। इंसेक्ट्स के ग्रुप में ए टेरिगोटा भी बोला जाता है एंड टेरिगोटा बोला जाता है। ए टेरिगोटा का मतलब क्या होता है, विंगलेस, एंड टेरिगोटा का मतलब जिनमें विंग्स है। अब हम टेरिगोटा के अंडर पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स हैं। सबसे पहले है कोलियोप्ट्रा। अब कोलियो का मतलब क्या होता है, कोलियो का मतलब होता है शीथ या फिर कवरिंग। अब शीथ है या कवरिंग है, ये क्या करेगी, बेसिकली प्रोटेक्शन करेगी। तो यहां पे आप देख रहे हो, ये आपके सामने एक इंसेक्ट है और यहाँ पे क्या है, एक शीथ है। ये जो है ना, ये क्या है, विंग्स है। ये जो विंग्स है ये हार्ड है और ये क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं आपके हाइंड विंग्स को। 4 विंग्स कैसे हैं, हार्ड हैं, कवर कर रहे हैं हाइंड विंग को। तो इस टाइप में क्या होता है कि जो 4 विंग्स होते हैं इनको बोला जाता है एलाइट्रा। सुना होगा आपने, ये सुना है वर्ड एलाइट्रा। तो एलाइट्रा क्या होता है, ये जो 4 विंग्स होते हैं ना इनको बोला जाता है एलाइट्रा। और एलाइट्रा क्या करते हैं, ये जो हाइंड विंग्स हैं, जो ट्रांसपेरेंट से विंग्स दिख रहे हैं मेम्ब्रेनस से, इनको ये कवर करते हैं, इनको ये प्रोटेक्ट करते हैं, तभी ये शीथ है। तो आपने बहुत सारी बीटल देखी होंगी, विवल्स देखी होंगी, जिनके ऊपर आपने कोलियोप्ट्रा एलाइट्रा देखा होगा। एलाइट्रा का मतलब है ऐसी शीथ जो क्या कर रही है, कवर कर रही है और ये प्रोटेक्शन के लिए होती है। कोलियोप्ट्रा की अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट डैमेजिंग ऑर्डर, अगर आपसे कोई पूछे मोस्ट डैमेजिंग ऑर्डर, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा डैमेज कौन कॉज करता है, कोलियोप्ट्रा। चाहे कोलियोप्ट्रा आप स्टोर प्रोडक्ट में बोल लो, चाहे आप फील्ड क्रॉप्स की बात कर लो, सबसे ज्यादा डैमेजिंग ऑर्डर क्या है, कोलियोप्ट्रा। जैसे कि आप बात करते हो स्टोर प्रोडक्ट्स की भी, वहां पे जब मैं आपको लिस्ट करवाऊंगी, आप लिस्ट में देखोगे कि मैक्सिमम जो इंसेक्ट्स हैं वो तो कोलियोप्ट्रा में आ रहे हैं, मैक्सिमम तो बीटल्स हैं, विवल्स हैं, है ना। तो कोलियोप्ट्रा क्या है आपका सबसे ज्यादा डैमेजिंग ऑर्डर है, ठीक है, और सबसे बड़ा ऑर्डर भी है। कोलियोप्ट्रा आपका सबसे बड़ा ऑर्डर भी है और यही सबसे ज्यादा डैमेज कॉज भी करता है। मोस्ट डैमेजिंग ऑर्डर कौन सा है, कोलियोप्ट्रा है। क्लियर हो गया सबको कोलियोप्ट्रा के बारे में? हाँ जी, गुड मॉर्निंग अग्रिमा, सबको क्लियर हो गया, समझ आ गया यहाँ तक? चलिए, ओम प्रकाश बोले पहले तो लगा था क्लास नहीं होगा। क्लास क्यों नहीं होगा, होगा क्लास, है ना, राइट, यहाँ तक क्लियर है? इतने से दिन है उसमें भी क्लास नहीं होगी तो क्या फायदा, भी 3 ही तो क्लासेस हुई हैं, रिवीजन भी क्या ही कर लोगे आज सैटरडे वाले दिन, है ना। सारी 4 क्लासेस होंगी तो संडे को रिवीजन कर लेना, फिर अगले हफ्ते की अगले हफ्ते देखेंगे, है ना। चलिए, आज की क्लास रख दी है, ठीक है। वैसे सैटरडे आपकी क्लासेस होती हैं, 1-2 दिन कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं हो पाई थी, अदरवाइज हमेशा क्लासेस होती है आपकी सैटरडे भी, ओके। चलिए, अगला हमारे पास में है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा में देखो ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, बटरफ्लाई। तो लेपिडोप्टेरा में क्या होता है, लेपिडॉग का मतलब होता है स्केल्स। स्केल्स ये जो आप देख रहे हो, मॉथ में भी ऐसे स्केल्स होते हैं। तो ये जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है इसमें आपके मॉथ भी आती हैं और बटरफ्लाईज भी आती हैं। और लेपिडोप्टेरा का मतलब होता है स्केली विंग्स। तो यहाँ पे ये जो विंग्स होते हैं, विंग्स के ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे माइन्यूट स्केल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको बटरफ्लाईज में अलग अलग पैटर्न दिखता है या अलग अलग कलर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे क्या है, अलग अलग टाइप के स्केल्स प्रेजेंट है। तो बटरफ्लाई में स्केल्स होते हैं, मॉथ्स में स्केल होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया लेपिडोप्टेरा में कौन से इंसेक्ट्स आएंगे, याद हो गया, रटने की जरूरत नहीं है, अब आपको ऐसे ही समझ आ जाएगा, नाम का मतलब समझ लो, एग्जाम्पल खुद दिमाग में आते रहेंगे। क्लियर है बेटा सबको? ओके, चलिए अब अगली बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में हेमिप्टेरा। अब देखो हेमिप्टेरा में आपके जैसे कि बग्स आ जाते हैं, एफिड्स आ जाते हैं, व्हाइट फ्लाइज आ जाती हैं।
अब आपने एक चीज याद रखनी है, अगर आपको कोई फ्लाई बोलेगा तो फ्लाई आती है डिप्टेरा में, लेकिन वाइट फ्लाई बोलेगा तो वाइट फ्लाई आते हैं आपके हेमिप्टेरा में। ठीक है, याद रखना कि अगर कोई, यहाँ साइड में लिख रही हूँ नोट, कि अगर कोई फ्लाई बोलेगा तो फ्लाई आएगा डिप्टेरा में, लेकिन अगर कोई वाइट फ्लाई बोलेगा तो वाइट फ्लाई किस में आएगा? हेमिप्टेरा में। ठीक है, इस चीज को नोट कर लेना। ओके, राइट। अब देखिए, अब जब हम बात करते हैं इंसेक्ट ऑर्डर्स की, तो हेमिप्टेरा का मतलब होता है कि जो 4 विंग्स होते हैं, आगे वाले जो 4 विंग्स हैं हाफ, वो कैसे होते हैं? आपके थिकन्ड होते हैं, मतलब कि थिक होते हैं, लेकिन रेस्ट ऑफ द जो विंग्स होंगे वो मेम्ब्रेनस होंगे। तो हेमी मीन्स हाफ, टेरा मीन्स विंग्स। तो जो 4 विंग्स होंगे वो थिक होंगे और जो हाइंड विंग्स होंगे वो मेम्ब्रेनस होंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफिड्स हो गए, वाइट फ्लाइज होगी, बग्स हो गए, ये आपके किस में आ जाते हैं? हेमिप्टेरा में आ जाते हैं, राइट। अगला हमारे पास में है डिप्टेरा। डिप्टेरा का मतलब क्या होता है? डिप्टेरा का मतलब होता है 2 विंग्स। यहाँ पे क्या होता है, ये जो जैसे आप बात करते हो फ्लाइज वगैरह की, तो आगे वाले जो विंग्स हैं फ्लाई में अगर आप देखोगे तो आगे बेसिकली 2 विंग्स आपके प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो हाइंड पेयर होता है वो हॉल्टेयर्स में रिड्यूस हो गया होता है। ठीक है, 2 विंग्स का मतलब है 2 पेयर नहीं बोल रहा है, ये 2 विंग्स बोल रहा है, 4 पंख नहीं बोल रहा, 2 पंख बोल रहा है, 2 पेयर नहीं बोल रहा, 1 पेयर बोल रहा है सिंपली। तो 1 पेयर में क्या होता है, जो आगे वाला पेयर है वो तो आपका प्रेजेंट होगा, लेकिन जो पीछे वाला पेयर है वो कैसा हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, बिल्कुल छोटा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हॉल्टेयर। अब काम क्या होता है, क्योंकि उसको बैलेंस करना है, इसीलिए जो पीछे वाले पंख होते हैं वो हॉल्टेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो याद रखना कि डिप्टेरा में क्या होता है? 2 विंग्स। यहां पे मैं नोट लिख देती हूं, 2 विंग्स मीन्स 1 पेयर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो डिप्टेरा में हमने क्या बोला कि हमें 2 पंख देखने को मिलते हैं, या 2 पंख वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो डिप्टेरा में आते हैं। अब ये जो डिप्टेरा होते हैं इनमें एक ही पेयर ऑफ विंग्स देखने को मिलता है, और जो हाइंड विंग्स हैं वो हमारा हॉल्टेयर में रिड्यूस्ड है, या फिर आप बोल सकते हो कि बैलेंसिंग ऑर्गन्स में रिड्यूस्ड है। तो हमारे पास ये जो डिप्टेरा है, ये जो फ्लाइज हैं, इसमें जो हाइंड विंग्स होते हैं वो हॉल्टेयर में रिड्यूस हो जाते हैं। क्लियर? समझ में आ गया सबको ये वाला पॉइंट भी? बेटा लिख लीजिए। तो डिप्टेरा में आपके जैसे कि फ्लाइज हो गई या हाउस फ्लाइज हो गई, है ना, ये यहां पे आ जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, ट्रू फ्लाइज। ओके, आगे डिप्टेरा में ट्रू फ्लाइज होंगे और क्या आ जाएगा? मस्किटोज आ जाएंगे। ठीक है, फ्लाइज आ जाएंगी, मस्किटो भी इसमें आएंगे, ट्रू फ्लाइज आएंगी। अब जैसे फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई भी इसमें आ जाएगी। ठीक है, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे ऑर्थोप्टेरा की। सबसे पहले तो फोटो देखो ऑर्थोप्टेरा में क्या है। सबसे पहले तो फोटो देखो ऑर्थोप्टेरा में क्या है, फिर आगे बात करते हैं। तो यहां पे जब आप ऑर्थोप्टेरा को देखते हो, ऑर्थोप्टेरा का मतलब क्या होता है कि सीधे हैं, स्ट्रेट हैं। तो ऑर्थोप्टेरा में आपको स्ट्रेट विंग्स देखने को मिलते हैं। यहां पे आप देख सकते हो, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट, टेरा मीन्स विंग्स। तो जहां पे आपको स्ट्रेट विंग्स देखने को मिलेंगे उसको ऑर्थोप्टेरा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो 4 विंग्स होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? लेदरी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, लेकिन जो हाइंड विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे
ग्रास हॉपर की बात कर लो, लोकस्ट की बात कर लो, ये आपके किस में आ जाएंगे, ऑर्थोप्टेरा में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो फोर विंग्स होंगे वो लेदरी होंगे, जबकि जो हाइंड विंग्स होंगे वो कैसे होंगे, मेम्ब्रेनस होंगे। क्लियर है। अब बात करते हैं थाइजेनॉप्टेरा की। थाइजेनॉप्टेरा में क्या होता है, अब जैसे आप ये थ्रिप्स को देख रहे हो, अब इसके जो विंग्स आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रिंज्ड विंग्स है, इस तरह से, कलर चेंज कर लेते हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये है, तो यहाँ पे आपको थाइजेनॉप्टेरा में फ्रिंज्ड विंग्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको बाल जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, हेयरी जैसे स्ट्रक्चर। तो विंग्स कैसे हैं, बिल्कुल पतले से हैं, फ्रिंज्ड हैं, और यहाँ पे लॉन्ग हेयर प्रेजेंट है। तो ये जो आपके पास में थाइजेनॉप्टेरा है, थाइजेनॉप्टेरा में क्या आ जाते हैं, आपके थ्रिप्स आ जाते हैं। ठीक है, थाइजेनॉप्टेरा में क्या आ जाएगा, थ्रिप्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है हाइमेनॉप्टेरा। अब जैसे कि आप बात करते हैं हाइमेनॉप्टेरा की, हनी बीज, वॉस्प हाइमेनॉप्टेरा में आ जाएंगे। तो जहां पे आपको मेम्ब्रेनस विंग्स देखने को मिलेंगे वो किस में आ जाते हैं, हाइमेनॉप्टेरा में आ जाते हैं। हाइमेना मीन्स हम मेम्ब्रेन की बात करें, हाइमेन का, हाइमेन मीन्स मेम्ब्रेन की बात करें। तो जहां पे भी मेम्ब्रेनस विंग्स देखने को मिलेंगे वो आपके हाइमेनॉप्टेरा में आ जाएंगे। जैसे कि दोनों पेयर ऑफ विंग्स यहाँ पे मेम्ब्रेनस होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीज की बात करो, वॉस्प की बात कर लो, कुछ पैरासिटॉइड्स की बात कर लो, ये आपके किस में आ जाते हैं, हाइमेनॉप्टेरा में आ जाते हैं। यहां तक सबको याद हो गया ऑर्डर्स, बहुत सिंपल है, एक टेबल भी दे दूंगी। नाउ आइसोप्टेरा। अच्छा अब एक बात देखो, जो आंट्स होती है ना, आंट्स भी आपकी हाइमेनॉप्टेरा में आती हैं। नाउ आइसोप्टेरा, अब आइसोप्टेरा का मतलब होता है इक्वल विंग्स। अब यहां पे देखोगे आप दोनों ही साइज ऑफ विंग्स क्या है, इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं टर्माइट की, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टर्माइट, टर्माइट को हम बोलते हैं बेटा व्हाइट आंट। तो अब कंफ्यूज मत होना, अगर आंट बोला तो ऑर्डर क्या होगा, आइसोप्टेरा, और अगर व्हाइट आंट बोला तो ऑर्डर क्या होगा, हाइमेनॉप्टेरा। अगर व्हाइट आंट बोला तो ऑर्डर क्या होगा, आइसोप्टेरा। तो इस पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो टर्माइट होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, व्हाइट आंट्स बोल देते हैं। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कि ऑर्डर ऑफ आंट्स तो आप बोलोगे हाइमेनॉप्टेरा। अगर किसी ने पूछा ऑर्डर ऑफ व्हाइट आंट्स तो क्या बोलेंगे, आइसोप्टेरा। ठीक है जी, क्लियर। अच्छा राधा बोडे मैम हाइमेनॉप्टेरा एक बार फिर से बता दीजिए। हाइमेनॉप्टेरा का मतलब होता है कि कोई मेम्ब्रेन या कोई ऊपर से जो प्रोटेक्शन के लिए कवरिंग प्रेजेंट है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइमेनॉप्टेरा बोल देते हैं। या फिर जो मेम्ब्रेनस आपके विंग्स हैं बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस टाइप के जो मेम्ब्रेनस विंग्स हैं, जैसे कि हनी बी की बात कर लो, वॉस्प की बात कर लो, ये आपके हाइमेनॉप्टेरा में आते हैं। नाउ अगला हमारे पास में है ऑडोनेटा। ऑडो मीन्स टूथ की हम बात कर रहे हैं। तो टूथ वन का मतलब है जिनके पास में स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स होते हैं। तो जिनके पास स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स हैं या च्यूइंग माउथ पार्ट्स हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाई की बात कर लो, तो ये किस में आ जाएगा, ऑडोनेटा में आ जाएगा। अगर विंग मॉडिफिकेशन की बात करते हो, इसके विंग्स आपको कैसे दिख रहे हैं, मेम्ब्रेनस। दोनों ही विंग्स कैसे हैं, मेम्ब्रेनस है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट से है ना। तो ये आपका किस में आ जाएगा, ऑडोनेटा में आ जाएगा। अगला हमारे पास में है न्यूरोप्टेरा। अब जब आप न्यूरोप्टेरा की बात करते हो, न्यूरो मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, नर्व लाइक की बात कर रहे हैं ना, नर्व्स जैसा नेटवर्क। तो यहाँ पे जब हम न्यूरोप्टेरा की बात करते हैं तो इसमें जो विंग्स होते हैं वो नेट की तरह होते हैं या फिर नर्व लाइक होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेस विंग्स की बात कर लो,
राइट। तो जिनमें भी नेट लाइक या वेन लाइक नेटवर्क होगा विंग्स पे, उसको हम न्यूरोप्टेरा बोल देते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक सबको समझ में आया? तो ये हमने कुछ ऑर्डर्स की बात की। अब हम बात करेंगे इसकी समरी की या फिर टेबल की। देखिए, लेपिडोप्टेरा का मतलब होता है स्केली विंग्स, और विंग्स जो हैं उनमें स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की बात कर लो, मॉथ्स की बात कर लो। देन कोलियोप्टेरा का मतलब होता है शीथ विंग्स, जैसे कि एलाइट्रा प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, हाइंड विंग्स को प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बीटल बोल लो, विविल बोल लो। नेक्स्ट हमारे पास में हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा का मतलब होता है हाफ विंग्स, यानी कि 4 विंग्स कैसे होंगे, हाफ लेदरी होंगे, और हाइंड विंग्स अगर हम बात करते हैं तो मेम्ब्रेनस होंगे। 4 विंग्स आधे कैसे होंगे, लेदरी होंगे, आधे मेम्ब्रेनस होंगे। फॉर एग्जाम्पल एफिड्स बोल लो, व्हाइट फ्लाइज बोल लो, बग्स बोल लो। फोर्थ हमने बोला डिप्टेरा। डिप्टेरा में 2 विंग्स होंगे, और इसमें एग्जाम्पल है जैसे कि हाउस फ्लाई आ गया आपका, फ्रूट फ्लाई आ गया, ट्रू फ्लाइज आ गई बेसिकली। नेक्स्ट है ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा का मतलब होता है स्ट्रेट विंग्स, तो जब भी स्ट्रेट लेदरी विंग्स होंगे, जैसे लोकस्ट है, ग्रास हॉपर है। नेक्स्ट है थाइजेनोप्टेरा। थाइजेनोप्टेरा का मतलब होता है फ्रिंजेस या हेयर साथ में प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल थ्रिप्स हो गए। नेक्स्ट है हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा का मतलब होता है मेम्ब्रेनस विंग्स, जैसे कि आपका आंट्स हो गया, आपके वॉस्प हो गए, हनी बीज हो गए। देन है आइसोप्टेरा। आइसोप्टेरा का मतलब होता है इक्वल विंग्स, यानी कि जो 4 विंग्स है और हाइंड विंग्स है दोनों सेम इन साइज है। फॉर एग्जाम्पल टर्माइट्स, दोनों विंग्स का सेम साइज है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टर्माइट्स। नेक्स्ट है ऑर्डोनेटा। ऑर्डोनेटा मतलब कि जिनके पास में स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज है। नेक्स्ट है न्यूरोप्टेरा। न्यूरोप्टेरा का मतलब है जिसके पास में नर्व लाइक नेटवर्क है, फॉर एग्जाम्पल लेस विंग्स है। ठीक है जी, यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक बार दोबारा फोटो दिखा देती हूँ और इस टॉपिक को कंक्लूड कर देते हैं। चलिए फटाफट से देखिए और फिर इस टॉपिक को रिवाइज करके खत्म करते हैं। यहां तक सबको समझ में आया? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो, जल्दी बताओ। चलिए, लेपिडोप्टेरा, देन हेमिप्टेरा, देन डिप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, थाइजेनोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, आइसोप्टेरा, ऑर्डोनेटा, न्यूरोप्टेरा, ऑर्डस, ठीक है जी। बताइए यहां तक सबको समझ में आया? क्लियर है बेटा सबको? अक्षय पूछ रहे जॉनस्टन्स ऑर्गन कहाँ होता है, वो तो एंटीनी में डिस्कस किया था अक्षय कल। ठीक है, पेडिसल में होता है, कल हमने डिस्कस किया है ये सारी चीजें, तो आप देख लेना कल वाला लेक्चर। ठीक है, ओके। यहां तक सबको क्लियर बेटा विंग्स का? बताओ फटाफट से, सबको समझ में आ गया? पता भी चल गया, बहुत ईजी है। ऑर्डर सबको क्लियर? अब ऑर्डर सबको याद रहेंगे मुझे बताओ, क्योंकि अब जो मैं आपको अगली चीज बताने वाली हूँ वो ऑर्डर के बेसिस पे ही है, इसीलिए मैंने 2 चीजों को एक साथ रख दिया है, क्योंकि वो दोनों ही इंटर रिलेटेड चीजें हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कि यंग वंस को हम क्या बोलते हैं, कौन से ऑर्डर के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर बात करते हो कि मैम लार्वा, हम किसी चीज का कोई लार्वा है, नॉर्मली किसी भी चीज का कोई लार्वा है उसको हम यंग वन बोल देते हैं। यंग वन मतलब कि उसको हम किसी भी चीज के यंग स्टेज को हम लार्वा बोल देते हैं सिंपली। लेकिन कई जगह पे आप देखोगे निम्फ बोल रहे हैं, कई जगह पे आप देखोगे ग्रब बोल रहे हैं। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों बोलते होंगे? बोलो बोलो, लगता है ऐसा? तो इस चीज को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक बेसिकली टेबल प्रोवाइड कर रही हूं, जहां से आपको हमेशा क्लियर रहेगा कि किसके यंग वन को हम क्या बोलेंगे। किसके यंग वन को ग्रब बोलोगे, किसके यंग वन को आप निम्फ बोलोगे, किसके यंग वन को आप कैटरपिलर बोलोगे, और किसके यंग वन को आप न्यार्ड्स बोलोगे।
उससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम कहाँ पे क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। चलिए, तो एक टेबल आपको देती हूँ। अब क्योंकि हम सब ने बहुत अच्छे से ऑर्डर्स को कवर कर लिया है, तो ये जो हम टेबल पढ़ने वाले हैं ये भी ऑर्डर के बेसिस पे ही है टेबल। ओके देन, चलिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सो सॉरी। तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हो, जैसे कि ऑर्थोप्टरा है, ग्रास हॉपर है, लोकस्ट है एंड हेमिप्टरा है। अब देखो, अगर आपको ये क्लियर है ना ऑर्थोप्टरा में क्या आता है, हेमिप्टरा में क्या आता है, तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा ही नहीं, आपको इतने सारे एग्जाम्पल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपको ये याद हो गया कि किस ऑर्डर में क्या आता है, सीधा ऑर्डर का नाम याद रखो, ऑर्थोप्टरा है, हेमिप्टरा है, इसके यंग वन को निम्फ बोलेंगे, सिंपल। लेपिडोप्टरा है, उसके लार्वे को कैटरपिलर बोलेंगे। तो आपको इतना डिटेल में एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर आपको पता चल गया कि कौन से ऑर्डर में क्या आता है, सिर्फ ऑर्डर याद रखो। तो जैसे कि निम्फ है, तो जो ऑर्थोप्टरा है, हेमिप्टरा है, इसके यंग वंस को हम निम्फ बोलते हैं। लेपिडोप्टरा के यंग वंस को हम कैटरपिलर बोलते हैं। हाइमेनोप्टरा हो गया, कोलियोप्टरा हो गया, इसको हम ग्रब बोलते हैं। डिप्टरा के यंग वंस को हम मैगेट बोलते हैं, और ओडोनिटा के यंग वंस को हम नियार्ड्स बोलते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, अगर हम निम्फ की बात करते हैं, ग्रास हॉपर है, लोकस्ट है, इसके यंग वन को हम निम्फ बोलते हैं। बटरफ्लाई है, मॉथ है, अब यही मॉथ आगे जाके बोरर भी बनते हैं, है ना, इसके यंग वंस। तो इनके जो लार्वे होते हैं उनको हम कैटरपिलर बोलते हैं। कोलियोप्टरा है, बीटल्स है, विविल है, इसके यंग वंस को हम ग्रब बोलते हैं। डिप्टरा के यंग वंस को हम मैगेट बोलते हैं। ओडोनेटा, ड्रैगन फ्लाई हो गया, डेमसेल फ्लाई हो गया, इनके यंग वंस को हम नियार्ड्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको समझ में आया किसके यंग वन को क्या बोलते हैं? फटाफट से देखो, अभी मैं आपसे पूछने वाली हूँ, ठीक है? जल्दी से देखो किसके यंग वन को क्या बोलते हैं, फिर मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि भाई बताओ अब किसको क्या बोलते हैं। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन पे देखो कि किसको क्या बोलते हैं। बहुत इजी है, टफ नहीं है। जैसे देखो, मैंने आपको बोला कि बताओ जो बटरफ्लाई है उसके यंग वन को क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे, कैटरपिलर। और मैंने आपको बोला कि यंग स्टेज ऑफ हनी बी को क्या बोलोगे, हनी बी किस में आता है, हाइमेनोप्टरा में आता है, उसके यंग वंस को ग्रब बोलेंगे। अगर बीटल है, बीटल के यंग वन को क्या बोलते हैं, अगेन ग्रब बोलते हैं। विविल के यंग वन को ग्रब बोलते हैं। अगर फ्रूट फ्लाई है, उसका यंग वन है, तो क्या बोलेंगे, मैगेट बोल देंगे, है ना। ये जरूरी क्यों है, एक बार एफओ में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि सिम्टम्स कैसे हैं, कि एक आपका इंसेक्ट है जो क्या कर रहा है, एगलिंग कर रहा है फ्रूट्स के ऊपर, और उसके मैगेट्स क्या कर रहे हैं, फ्रूट के अंदर जाके फ्रूट के पल्प को खा रहे हैं, फिर वो नीचे गिर जा रहा है फ्रूट, और उसके बाद में वहां पे प्यूपेशन हो रहा है सॉइल में, और फिर अडल्ट एमर्ज कर रहा है। तो बताओ ये किस चीज के सिम्टम्स हैं या क्या है? तो ये सिम्टम किसके हैं आपके, किसके सिम्टम्स होंगे, डिप्टरा के, मतलब कि किसके सिम्टम है, फ्रूट फ्लाई के सिम्टम्स है। कैसे पता चला? एक तो अच्छा फ्रूट के ऊपर उसने बोला कि एग लेइंग कर रहा है, दूसरा क्या बोला कि मैगेट्स हैं। अब हमने क्या पढ़ा है कि मैगेट्स किस में होते हैं, फ्लाइज में होते हैं, तो वहीं से हमें आइडिया आ गया कि ये किसकी बात कर रहा है, फ्रूट फ्लाई की। इसीलिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर छोटी से छोटी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, अगर आपको बेसिक्स का आइडिया है तो आप क्वेश्चन में से भी आंसर ढूंढ सकते हो, जहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। और एएफओ के एग्जाम में आप देखोगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो चलो आते ही हैं, कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो पूरी की पूरी लंबी सी स्टेटमेंट होगी, वहां से आपको एंटोपैथो में तो ऐसा ही होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो इसीलिए मैं बेसिक्स करवाती हूँ कि एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो आंसर कहीं ना कहीं से, अगर आपको नहीं पता होगा या अगर आपको हिंट होगी, तो अगर वहां पे हिंट मिल जाएगी तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। क्लियर है यहां तक बेटा? ओके अक्षय, क्या समझ में नहीं आया? ओके, लार्वा ऑफ लेपिडोप्टेरा सिंपली याद रखना है। आगे बॉलवर्म और बोरर इसलिए रखा है क्योंकि जब आप लोग अभी आगे जाके इंसेक्ट पेस्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे कुछ मॉथ ऐसे होते हैं जिनके यंग वंस बोर करते हैं, टनल्स बनाते हैं, है ना। या बॉलवर्म कॉम्प्लेक्स होता है कॉटन में, वो भी लेपिडोप्टेरा में आते हैं मॉथ्स, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत करो, इसको मैं हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, राइट। ओके चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं।
चलिए बताओ फटाफट से, फटाफट बताना है ना। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? बताओ बताओ, आंसर कर दिया? ओके, सो यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, लार्वे ऑफ डिप्टेरा पूछा है। डिप्टेरा के लार्वे क्या बताया मैंने आपको, फ्लाइज। अब आपको डिप्टेरा से याद आया होगा कि मैम ने हमें फ्लाइज बताई थी, फ्लाइज में क्या हो गया, मैगेट आ गए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं कितने बच्चों का सही है। एक भी बच्चे का अगर गलत हुआ, ओहो, कितने बच्चों का गलत है बेटा? और अच्छा चलो ठीक है, ऑनेस्टली बताना मुझे, अभी मैं आपको सारे के सारे याद करवा दूंगी। ऑनेस्टली बताना कितने बच्चों का आंसर गलत है, वहीं पे बता दो मुझे कि मैम हमारा गलत है। ऑनेस्टली बताना, ठीक है? ओके, सो एक बच्चा पूछ रहा था अभी कि मैम ट्रू फ्लाई, जस्ट फ्लाई। ओके ठीक है, देखो आपने क्या सुना, ट्रू फ्लाई मतलब क्या, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, सबके नीचे फ्लाई 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 लिखा है। लेकिन ट्रू फ्लाई वही होगी जिसमें 2 विंग्स प्रेजेंट होंगे और हाइंड विंग क्या होंगे, रिड्यूस्ड होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल ट्रू फ्लाई में हाउस फ्लाई की बात की, उसमें ऐसा है, लेकिन बटरफ्लाई में ऐसा है नहीं है, डेमसल फ्लाई में ऐसा है नहीं है, ड्रैगन फ्लाई में ऐसा है नहीं। उसके पीछे फ्लाई जरूर लिखा है, लेकिन वो डिप्टेरा में नहीं आते, वो बाकी के ऑर्डर्स में आते हैं। ठीक है, ट्रू फ्लाई का मतलब है कि आपको ट्रू फ्लाई पे रहना है। ओके, समझ आई बात? बटरफ्लाई इसमें नहीं आएगा, डेमसल फ्लाई इसमें नहीं आएगा, ड्रैगन फ्लाई इसमें नहीं आएगा, फ्रूट फ्लाई आएगा इसमें, हाँ फ्रूट फ्लाई आएगा। समझ आई? किसका क्वेश्चन था? ओम प्रकाश। क्लियर है आपको बेटा? बताओ। अच्छा, अब मैं पूछ रही थी, ये बात तो क्लियर होगी कि कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया इस क्वेश्चन का, क्यों बताइए, क्यों समझ नहीं आया बेटा? चलो ठीक है, अब एक और ट्राई करते हैं, ऑप्शन यही रखते हैं, लेकिन मैं यहां पे कुछ और लिख देती हूं। चलिए बताइए, बताओ, ऑप्शन यही है सारे, बस मैंने यहां पे क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब बताओ आंसर क्या होगा? बताइए बताइए, क्या हो गया? ठीक है, क्या आंसर होगा? अच्छा, कोई डाउट है बेटा? क्या हो गया ओम प्रकाश और अक्षय जी, आपकी तो अलग ही चैट चल रही है, क्या हो गया बेटा? हैं? चलो यहां पे ध्यान दे दो थोड़ा सा पढ़ने में, है ना? चलिए बताइए क्या होगा आंसर? ओके, सो करेक्ट आंसर यहां पे बेटा क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर है हमारे पास, देखते हैं कितने बच्चों का सही है, ऑप्शन डी। बताइए, फिर से गलत कर रहे हो? कौन है ये गलत करने वाले? देखो, सबसे पहले तो आपको एक चीज क्लियर कर देती हूं, मैंने आपको तभी बोला था एक बार पढ़ के तो देखो, कोई बात नहीं, पढ़ के आ जाएगा, कोई बात नहीं। देखो, नो, नो तो याद रख सकते हो ना, सुन लो, नो तो याद रख सकते हो ना। तो निम्फ, ऑर्थोप्टेरा एंड हेमिप्टेरा में होंगे। ठीक है, तो निम्फ आपके किस में होंगे? ऑर्थोप्टेरा में होंगे और हेमिप्टेरा में होंगे। तो निम्फ, ऑर्थोप्टेरा एंड हेमिप्टेरा, इतना तो याद रख सकते हो। बताइए, इतना तो याद रहेगा आपको? इसको पूरा ही लिख देती हूं, ये लो, निम्फ, ऑर्थोप्टेरा एंड हेमिप्टेरा, हो गया याद? ठीक है, अगला है कैटरपिलर। अब देखो कैटरपिलर में क्या आ रहा है, C एंड L आ रहा है।
तो कैटरपिलर, लेपिडोप्टरा। हो गया दूसरा भी याद? बताओ, यहां तक याद हो गया दूसरा भी? सबको क्लियर है? अगला आते हैं ग्रब, जी, ओहो ये कहां पहुंच गया? ठीक है, अब आते हैं ग्रब्स पे। ग्रब्स में जैसे कि कोलियोप्टरा है आपके पास में और हाइमेनोप्टरा है, GCH, ठीक है, ओके, GCH। मैंने इसको कैसे, मतलब पहले जब पढ़ा था, GCH का मतलब क्या होता है, ऐसे आप नॉर्मली बोल सकते हैं, ऐसे हमारी एक लोकल लैंग्वेज है, और हमारी लोकल लैंग्वेज में क्या होता है कि ऐसे बोलते हैं कि हमेशा खुश रहना चाहिए, है ना, मतलब कि हमेशा अपने मूड को अच्छा रखना चाहिए। तो हमारी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है गच रहना चाहिए, ठीक है। तो वहां से अगर आप याद कर सकते हो वर्ड को, गच रहना चाहिए, दैट मीन्स जो ग्रब है वो कोलियोप्टरा एंड हाइमेनोप्टरा में आता है, ठीक है। ये हमारा लोकल डायलेक्ट है बेसिकली, ठीक है। तो जो आपके ग्रब्स आते हैं वो कोलियोप्टरा में और हाइमेनोप्टरा में आते हैं, ठीक है। अगला क्या है, एमडी। आप सबने सुना होगा एमडी होता है, तो जो मैगेट्स होते हैं वो डिप्टरा में आएंगे। अगला आपका, पहले कौन सा नो था, नो, एच वाला, अब कौन सा नो है, NO, न्यार्ड्स वाला, ठीक है। इसको नियो लिख लो चाहे, ठीक है, चाहे नियो रख लो, ठीक है। नियो मीन्स की न्यार्ड्स एंड ऑर्डोनेटा। हो गए याद? अब बताओ, अब किसी को लग रहा है कि हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे याद करना है? बोलो, है कोई ऐसा? बताइए जल्दी से, सारी ट्रिक्स भी दे दी अब तो। है कोई ऐसा? अब कोई गलती करोगे? बताओ जल्दी से। हाँ, गुची ब्रांड भी याद रख सकते हो, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी आप याद रख सकते हो, है ना। मैंने तो आपको ऐसे बताया कि मुझे कैसे याद है। चलिए, अब है कोई ऐसा जिसको नहीं पता चल रहा किसका क्या होगा? अब आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछूं तो आंसर सही दोगे? बताइए, दोबारा पूछिए, क्वेश्चन आंसर सही दोगे? चलिए ठीक है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ। अब सबको थोड़ा सा आइडिया लग गया, ठीक है। अगला, अब यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। चलिए, नाउ अब बताइए थर्ड क्वेश्चन, ये वाला, लार्वे ऑफ ऑर्डोनेटा। ऑर्डोनेटा के लार्वे बताने हैं, ऑप्शन वही है ABCDE, ठीक है। ऑर्डोनेटा बोला है मैंने, लार्वे ऑफ ऑर्डोनेटा, ऑप्शन वही है सारे, ABCDE सेम ही ऑप्शन है। बताइए, जल्दी से बताना है, ठीक है। इस पे हमने पूरा टाइम नहीं लगा देना, अगला टॉपिक भी करना है। बताओ फटाफट से बेटा, आप जल्दी से, है ना। जो बोल रहे हैं कि मैम हम ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया होगा, टेंशन मत लो, अभी जहां पे प्रेजेंट हो एटलीस्ट उसको तो अपना 100% दो। इसका मतलब क्या है कि बेटा आप क्लास अटेंड कर रहे हो और आपका ध्यान कहाँ पे है, और बातों पे है ना। ऐसा मत करो, ये सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने वाले सब्जेक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। हाँ जी, ट्रिक आ गई एक बच्चे की, नियो, ऑर्डोनेटा, न्यार्ड्स, है ना। यहाँ पे टिक नहीं, वहां पे लिख देती हूँ ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलो, ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन E, ठीक है। चलिए, जिनका बेटा अब थोड़ा सा गड़बड़ रह रही है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं है, याद हो जाएगा। अच्छा, 2 बार है, ओहो, ओके ओके, ठीक है, 2 बार ऑप्शन, ठीक है, तब तो आप लोग सही बोल रहे हो भाई, ओके ठीक है। इसको नन ऑफ दीज ही कर देती हूँ फिर दोबारा, ठीक है। आप सही बोल रहे हो, फिर तो मैंने ध्यान नहीं दिया, 2 बार ऑप्शन है, ठीक है। फिर तो आप सही बोल रहे हो, सबका सही है फिर तो आंसर। चलिए, कोई बात नहीं, सबका सही आंसर, गुड। अब सबको पता चल गया। अब मुझे बताओ, देखो जब भी हम आगे पढ़ेंगे ना अप्लाइड पार्ट,
वहां पे मैं आपको बोलूंगी कि ये पेस्ट है हॉपर, ये डैमेज कॉज कर रहा है, ये पेस्ट है एफिड, ये डैमेज कॉज कर रहा है। तो आपके बैक ऑफ द माइंड में बात आ जानी चाहिए कि हम इस ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे लेग्स की मॉडिफिकेशन के बारे में। और लेग्स के जो पार्ट्स हैं आप सामने देख सकते हो, जैसे कि कॉक्सा है, ट्रोकेंटर है, फीमर है, टीबिया है, टार्सस है, प्रीटार्सस है। अब ये जितने भी पार्ट्स हैं लेग्स के, जैसे कि फीमर क्या होता है, टीबिया क्या होता है, टार्सस क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्ड हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन वाला पार्ट कवर कर लेंगे, क्योंकि लेग्स की मॉडिफिकेशन सिंपल और इजीएस्ट मॉडिफिकेशन है। बस नाम दिया है, आपको मतलब पता होना चाहिए और आपको एग्जाम्पल ऐसे दिमाग में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि मुझे बताओ कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जो भागते हैं। बताओ, आपने देखा होगा कि बस आपने ऐसे देखा और वो इंसेक्ट भाग रहा है कोई इंसेक्ट ऐसा? बताइए। इसमें बस आपको बेटा बेसिक से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए बेसिकली। हाँ जी बताइए, कोई ऐसा इंसेक्ट जो आपने भागते हुए देखा हो? बोलो बोलो, है कोई ऐसा इंसेक्ट जो आपने भागता हुआ देखा है? कॉकरोच, राइट, कॉकरोच। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई ऐसा इंसेक्ट, हाउसफ्लाई कहाँ भागती है? हाउसफ्लाई भी भागती है टांगों से। भागते हुए का मतलब होता है दौड़ते हुए, मतलब टांगों के साथ बोल रही हूं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपसे मैं पूछती हूँ, कोई ऐसा इंसेक्ट जिसको आपने पॉलन ले जाते हुए सुना है कि कोई इंसेक्ट पॉलन लेके जा रहा है? बताइए, कोई ऐसा इंसेक्ट जो पॉलन लेके जा रहा है? बताओ बताओ, कोई ऐसा इंसेक्ट जो पॉलन लेके जा रहा है? हाँ ठीक बोल रहे हो आंसर्स, ठीक है। हाँ जी, कोई ऐसा इंसेक्ट जो पॉलन लेके जा रहा है। हाँ, बहुत सबका आंसर आ रहा है हनी बी, हनी बी, हनी बी, हनी बी। ठीक है, बढ़िया है। बस इसमें आपको यही सेंस चाहिए कि कौन से इंसेक्ट की टांगे कैसी है। मैं अभी बताती हूँ। अब देखो, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। एक इंसेक्ट को कई बार आप एक से ज्यादा मॉडिफिकेशन में नाम पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 3 पेयर ऑफ लेग्स है। कई बार क्या होता है, तीनों की मॉडिफिकेशन एक टाइप में होती है। कई बार क्या होता है, 3 में से 2 की मॉडिफिकेशन होगी, एक की नहीं होगी। कई बार क्या होगा, 3 में से एक की मॉडिफिकेशन कोई और, दूसरे की मॉडिफिकेशन कोई और तीसरे की मॉडिफिकेशन कोई और। यानी कि कई बार कौन सा पार्ट किस में मॉडिफाइड है उस बेसिस पे हम यहाँ मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि तीनों ही टांगों की मॉडिफिकेशन हो गई है, या फिर ये एग्जाम्पल यहाँ भी क्यों पढ़ा वहां पे भी क्यों पढ़ा, है ना। इस बात में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब देखते हैं किसकी मॉडिफिकेशन कैसे होती है। देखिए, हाँ जी, वर्कर बीज, ठीक बोल रहे हो, हनी बीज, है ना। देखो, सबसे पहले है कर्सोरियल लेग्स। अब कर्सोरियल की अगर हम बात करते हैं, कर्सोरियल का मतलब होता है जो भागने वाले होते हैं, रनिंग टाइप ऑफ लेग्स होती हैं। तो जो कर्सोरियल लेग्स की हम बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉकरोचेस की बात करते हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल। कर्सोरियल टाइप ऑफ लेग्स में हम किसकी बात करते हैं, जैसे कि कॉकरोच है। और इसका काम क्या होता है, रनिंग के लिए, भागने के लिए। पता चल गया पहला, ये आगे कैसे हो जा रहा है। ठीक है, पता चल गया पहला, कर्सोरियल क्या है, आपकी रनिंग टाइप ऑफ लेग्स है जो भागने के लिए यूज होती हैं। दूसरा हमारे पास में है सॉल्टेटोरियल। सॉल्टेटोरियल का मतलब होता है जंप करना। तो यहां पे आप देखोगे ये ग्रास हॉपर है, इसकी ये वाली टांगे देख रहे हो आप, दीज वंस, ये कैसे थोड़ी ऊंची सी हैं। ये क्यों बनी है ऊंची, ताकि ये इजीली क्या कर सके, जंप कर सके। जैसे यहां पे आप देख रहे हो, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो फीमर होता है वो एनलार्ज्ड होता है, बड़ा होता है और मस्कुलर होता है, ताकि वो इजीली जंप कर सके। फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर की बात कर लीजिए, लोकस्ट की बात कर लीजिए, इनमें कैसी होती है, जंपिंग टाइप ऑफ लेग्स। और जंपिंग टाइप ऑफ लेग्स को हम क्या बोलते हैं, सॉल्टेटोरियल। क्लियर है बेटा यहां तक।
भागने वाली क्या बोलेंगे, कर्सोरियल। जंप करने वाली को क्या बोलेंगे, सोल्टेटोरियल। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। चलिए अब अगली बात करते हैं, अगली है स्केंसोरियल। स्केंसोरियल का मतलब क्या होता है, क्लाइंब करने वाली, चढ़ने वाली या क्लिंगिंग टाइप ऑफ लेग्स। तो स्केंसोरियल का मतलब है क्लाइंब करने वाली या फिर क्लिंगिंग टाइप ऑफ लेग्स, जैसे कि आपकी जू में होती है। ठीक है, तो जब भी क्लिंगिंग टाइप ऑफ लेग्स की बात करेंगे, क्लिंगिंग टाइप ऑफ लेग का एग्जाम्पल क्या है, हेडलाउस यानी कि जू, तो रेंगने वाले जो होते हैं। ठीक है, स्केंसोरियल मतलब कि क्लाइंब करना या आपकी क्लिंगिंग टाइप ऑफ लेग्स। अगला हमारे पास में है फॉसोरियल। फॉसोरियल का मतलब क्या होता है, खोदना या डिग करना। तो फॉसोरियल टाइप ऑफ लेग्स जो होती हैं वो मोल क्रिकेट में प्रेजेंट होती हैं। यहां पे आप देख सकते हो खोदने वाली टांगे, राइट। तो जो 4 लेग्स हैं, आगे वाली जो टांगे हैं, आप देखो ये ब्रॉड है, फ्लैट है, और इसमें जो टीबिया वाला पार्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ताकि ये डिग कर सके, खोद सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने मोल क्रिकेट की बात कर ली, ये डिगिंग के लिए यूज होती हैं। फोटो से आपको सब क्लियर हो जाएगा साथ साथ में। अगला आपके पास में है नेटाटोरियल। नेटाटोरियल का मतलब क्या होता है, स्विमिंग करना। जो पानी में रहते हैं ना उनको तैरने की जरूरत है, तो नेटाटोरियल का मतलब होता है तैरने वाली टांगे। तो तैरने वाली जो टांगे हैं वो किसमें प्रेजेंट होती है, जो भी पानी में रहेंगे, जैसे वाटर बग्स हैं, वाटर बिटल्स हैं, वहां पे ये तैरने वाली जो टांगे होती है या नेटाटोरियल लेग्स क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे हेयर यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो ये नेटाटोरियल है क्योंकि ये जो हेयर है इसे पैडल एक्ट करेंगे स्विमिंग में। अगला हमारे पास है रेप्टोरियल। रेप्टोरियल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को पकड़ के खाने वाला या शिकारी। तो रेप्टाटोरियल की जब हम बात करते हैं, ऐसी टांगे जैसे कि प्रेइंग मैंटिस में प्रेजेंट होती है। 4 लेग्स देखोगे प्रेइंग मैंटिस के, ये क्या करता है, किसी चीज को सीज करता है या ग्रैब करता है या पकड़ता है। इसमें जो 4 लेग्स है, यहाँ पे देखो आपको लग रहा है ना कुछ कांटे जैसे स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो 4 लेग्स हैं, यहाँ पे आपके कांटे जैसे स्ट्रक्चर, स्पाइन्स या हुक्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास में प्रेइंग मैंटिस है, फॉर एग्जाम्पल प्रेइंग मैंटिस है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में फोरेजियल टाइप। अब फोरेजियल टाइप क्या होती है, जो पॉलन को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो फोरेजियल टाइप होती हैं, इसमें क्या होता है, जो आपके हाइंड लेग्स होते हैं हनी बी के, वहां पे एक तो हाइंड लेग है और कुछ हेयर प्रेजेंट है। ये हेयर, इसमें क्या होता है, पॉलन फंस जाते हैं, मिलके एक बास्केट सी बनाते हैं जिसको हम पॉलन बास्केट बोलते हैं या कॉर्बिक्यूला बोलते हैं। और इसका काम क्या है कि इसको कलेक्ट करना है और स्टोर करना है पॉलन्स को। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हनी बी की बात करें, वर्कर हनी बी की बात करें, ठीक है, राइट। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि पॉलन बास्केट को बेटा कॉर्बिक्यूला बोलते हैं और हाइंड लेग्स का मॉडिफिकेशन है, ओके। नाउ अब आपको समझ आ गया, हमने जो जो पार्ट्स बोले सबकी फोटोज भी देख ली। अब एक टेबल से देख लेते हैं कि क्या क्या है। देखो एम्बुलेटरली मतलब कि टू वॉक, अभी हमने वॉक की अलग से नहीं पढ़ी। वैसे जो चलने वाली टांगे होती हैं उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या है, एम्बुलेटोरियल। ठीक है, एम्बुलेटोरियल मतलब कि जो चीजें चल सकती हैं। तो उस स्लाइड पे भी हम अलग रख ही देते हैं वर्ड, कोई बात नहीं, है ना। जहां पे कर्सोरियल था वहीं पे ऐड कर लो, कोई बात नहीं। तो यहां पे लिख देती हूं मैं, ठीक है, इसको अलग से लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको अलग से लिख लो।
चलिए ठीक है, ये अपने अलग से लिख दिया। नाउ अब आगे बात करते हैं, दोबारा से टेबल पे जाते हैं। चलिए, एम्बुलेटोरियल मतलब कि चलने वाली टांगे। दूसरा क्या बोला हमने, कर्सोरियल। कर्सोरियल मतलब कि रनिंग टाइप ऑफ लेग्स, ठीक है। तीसरा क्या है, सोल्टेटोरियल। सोल्टेटोरियल मतलब कि जंपिंग टाइम। अगला है फॉसोरियल मतलब कि डिगिंग टाइप। रेप्टोरियल मतलब कि किसी चीज को पकड़ना। नेटाटोरियल मतलब कि स्विम करना। स्केंसोरियल मतलब कि क्लाइंब करना। तो कर्सोरियल तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, कर मतलब कि रनिंग, ठीक है, कर मतलब कि रनिंग। वॉक, वॉक मतलब कि एम्बुलेटरी, ठीक है। तो कर्सोरियल मतलब कि रनिंग, वॉक मतलब कि एम्बुलेटरी, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, राइट। अगला सोल्टेटोरियल मतलब कि जंप। फॉसोरियल मतलब कि डिग, एफडी बनाते हैं ना बैंक में, तो फॉसोरियल मतलब कि डिगिंग की बात कर रहे हैं। रेप्टाटोरियल मतलब कि किसी चीज को पकड़ना है, और पकड़ना है मतलब कि प्रेइंग मेंटिस है, ठीक है। डेप्टेटोरियल मतलब कि किसी चीज को पकड़ना है मतलब कि प्रेइंग मेंटिस है, ठीक है। अगला नेटाटोरियल, नेटाटोरियल मतलब कि जो स्विम करते हैं। स्केंसोरियल, स्केंसोरियल मतलब कि जो क्लाइंब करते हैं, तो वो तो हेड लाउस आ जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है लेग मॉडिफिकेशन, समझ में आया। डायरेक्ट टेबल भी दे दी आपको, हर एक चीज की समरी दे रही हूं सो दैट आपको बाद में रिवीजन करना इजी हो जाए। अभी पूरा पूरा पढ़ना, रिवाइज भी करना, लेकिन जब लगेगा कि आज टाइम मेरे पास कम है और कोई एग्जाम है, तो सीधा इन टेबल्स पे जाना। जब सब कुछ समझ में आएगा, सब चीजें याद हो जाएंगी, तो लास्ट में इन टेबल से डायरेक्ट पढ़ना, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, टेबल्स क्यों दे रही हूं मैं, इसीलिए दे रही हूं। ओके, यहां तक क्लियर सबको? बताइए, यहां तक समझ में आया? हाँ जी बोलो अक्षय, क्या क्वेश्चन है? बाकी लोगों को समझ में आया? सबका क्लियर है? चलिए, नाउ अब हम बात करेंगे बी कीपिंग के बारे में, और मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ जी चलिए चलिए चलिए, ठीक है, सबको पता है, ओके। अच्छा, क्वेश्चन पूछूं? क्वेश्चन पूछती हूँ, पहले थोड़ा सा टॉपिक हो जाने देते हैं, है ना, क्योंकि ये टॉपिक भी मैंने आज करवाना था, लेकिन चलो ठीक है कर पूछ लेती हूँ फिर एमसीक्यूज भी आपसे। चलिए, ओके, क्वेश्चन आपके सामने है। Saltatorial legs means walk, run, climb, jump, all of these। बताइए, आप लोग मुझे टॉपिक नहीं स्टार्ट करवाने देते हो ना अगला। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके लिए, ठीक है, लेकिन टॉपिक अभी होगा तभी उसको उन क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे ना। हाँ जी बताइए, बताओ बताओ, जल्दी से बताना, और किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अगर गलत हुआ ठीक है, ओके। चलो अच्छा, अब आज एक डील करते हैं कि अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर क्लास में 50% बच्चों का वो आंसर गलत होता है, तो आप सबको एक असाइनमेंट मिला करेगी, और वो असाइनमेंट ऐसा हुआ करेगी जो इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो टॉपिक आप फिर खुद कवर किया करोगे, ठीक है। तो कोई भी अगर क्लास में अटेंटिव नहीं रहा और आंसर गलत किए, तो वो बर्डन फिर आप पे आ जाया करेगा, ठीक है। जो काम मैं करती हूँ टॉपिक बनाने का, वो काम आप क्या करोगे, क्या बोलते हो, चलेगा सबको? बताइए। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जंपिंग टाइप ऑफ लेग्स। बाकी लोग रनिंग में और इसमें क्यों कंफ्यूज हो गए बेटा, क्लाइंबिंग में?
कुछ लोग ऑल ऑफ दीज पे भी हैं। ऑल ऑफ दीज क्यों चूज करते हो आप, मुझे एक बात बताओ। देखो, जब आप लेग्स को पढ़ रहे हो, क्लियरली पढ़ा, हर एक का अपना मतलब है, तो ऑल ऑफ दीज तो बेटा होगा ही नहीं ना। और ऑल ऑफ दीज आप बस ऑप्शन देखते हो और टिक कर देते हो। ऑल ऑफ दीज पता किन कंडीशन में सिलेक्ट होता है? अब अगर आपको एक चीज पता होगी कि ऑल ऑफ दिस किन कंडीशन में हम सिलेक्ट करते हैं, एग्जाम के भी अपने रूल्स होते हैं। ऑप्शंस देखो, ये इनमें से, इसमें से, इसमें से, चौथा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 3 पता है कि ये तो डेफिनेटली सही आंसर है, तो ऑल ऑफ दिस पे जाओ। आपको अगर 2 में भी कंफ्यूजन होता है ना और श्योरिटी नहीं होती, तब भी आप ऑल ऑफ दिस में चले जाते हो। देख लिया करो पहले पूछा क्या है। चलिए, सो ये आंसर इसका सही है। नाउ अगला एक और पूछ लेती हूँ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्केंसोरियल टाइप मीन्स, ये कैसे हो जा रहा है? स्केंसोरियल टाइप मीन्स, स्केंसोरियल का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे यही रहेंगे। चलिए पोल स्टार्ट कर रही हूं, बताइए स्केंसोरियल क्या होता है? बताओ आंसर, ये ऑप्शन यही है। चलिए देखते हैं क्या मतलब होगा इसका। ओके, सो स्केंसोरियल मीन्स क्लाइंब, ऑप्शन सी। अभी भी ऑल ऑफ दीज कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों 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 कर रहे हो आप लोग ऐसा? मैं आपको बार बार समझा रही हूं कि ऑल ऑफ दिस हर जगह यूज नहीं होता है, आप फिर भी ऑल ऑफ दिस यहाँ यूज करो। हर एक वर्ड का अपना मतलब बताया कि हर एक मतलब वर्ड का अपना मतलब है, हर जगह पे ऑल ऑफ दिस नहीं आता है। कुछ भी ऑप्शन कर रही हूं, अभी भी ऑल ऑफ दिस कर दे रहे हो, क्यों? अच्छा, पोल नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, अभी तो वैसे भी हम अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज एपिकल्चर। और जब हम एपिकल्चर की बात करते हैं, बहुत अच्छे से स्टोरीज की फॉर्म में हम एपिकल्चर को पढ़ने वाले हैं और बहुत बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। और आपको पता है मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगता है पर्सनली भी, एपिकल्चर वाला, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी काम किया है, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 साल तक मैंने इस पे काम किया एपिकल्चर पे, ठीक है। इसीलिए ये जो टॉपिक है ये मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है। अब इस टॉपिक में क्या है, क्या चीज़ें नहीं है, आप लोगों को भी इसके बारे में आइडिया है, आई होप। अभी सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि पूरी क्लास में कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको एपिकल्चर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है? हाँ जी, सिड वर्मा ने भी काम किया, वेरी नाइस। कोई ऐसा जिसको बिल्कुल भी पता नहीं है कि एपिकल्चर क्या है, हनी बीज क्या है? कोई ऐसा बच्चा है जो किसी और स्ट्रीम से है जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बेसिक से भी? तो मुझे पहले बता दो, उसके अकॉर्डिंग ही मैं टॉपिक को स्टार्ट भी करूंगी और एंड भी करूंगी। और कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको भी दूंगी, वो मैं आपको बताती हूँ। असाइनमेंट मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैं आपको कवर करवाऊंगी। जितना आपका एंटोमे पोर्शन कवर होता है उतना मैं पूरा कवर करवाऊंगी। बाकी जितने भी आपका एपिकल्चर है, सेरिकल्चर है, लैग कल्चर है, वो बाद में सिद्धेश्वर सर करवाएंगे, ओके। अच्छा, हम लोग भी 10 से 15 बार पढ़ चुके हैं, वेरी नाइस। फिर तो टॉपिक बहुत जल्दी होगा। हनी बी को मैंने भी शुगर सिरप खूब दिया है, ओके नाइस। चलो, मतलब सबका ही फेवरेट टॉपिक है, मुझे ऐसे लग रहा है ना? चलिए ओके नाइस, करें स्टार्ट। ओके, तो एपिकल्चर में क्या होता है, बी हाइव्स होती हैं, और बी हाइव्स को कौन मेंटेन करता है? ह्यूमन मेंटेन करते हैं। अच्छा, नहीं पता अंकुश जी, कोई बात नहीं, शुरू से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। एपिकल्चर की जब हम बात करते हैं, एपिकल्चर में हम क्या करते हैं, जो हनी बीज होती हैं, हनी बीज को हम मेंटेन करते हैं हाइव्स में, ठीक है। अब हनी बी को हम कहाँ रख रहे, ये क्या हो रहा है इसमें, खुद से चला जा रहा है आज ये। ओके,
सो हम क्या करते हैं, हनी बीज को हाइव में रखते हैं और उनको हम रियर करते हैं। अब हनी बीज को हम हाइव में रख के रियर क्यों करेंगे, क्योंकि हमें उनसे कुछ कमर्शियल चीज़ें मिल रही हैं। जैसे कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट में हमें उनसे पॉलन भी मिल रहा है, हमें उनसे हनी भी मिल रहा है और हमें उनसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी मिल रही हैं। लेकिन अगर हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हनी बीज आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं। क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स हैं, क्योंकि 75% ऑफ द क्रॉप्स को जो क्रॉस पॉलिनेटेड होती हैं उनको हनी बीज क्रॉस पॉलिनेट करती हैं। अगर हनी बीज नहीं होंगी तो आपकी 75% ऑफ द क्रॉप्स भी नहीं होंगी। दैट इज़ वाई ये जो हनी बीज हैं इनको हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर्स कंसीडर करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट इनका क्या रोल है, वो है पॉलिनेशन में। अब हनी बीज के बारे में जब हम बाकी बातें करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं, एक तो हनी बीज में हम क्या करते हैं, जो हाइव्स होती हैं उसको हम मेंटेन करते हैं। दूसरा हमने बोला कि हनी बीज क्या होती है, इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स होती हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कमर्शियली प्रोडक्ट्स हमें हनी बीज से मिलते हैं। एक तो आपको पता है कि हनी मिलता है, ये तो सबको पता होगा कि हनी बीज से हमें हनी मिलता है। दूसरा बी पॉलन्स। अब पॉलन लेके आती है बी कहाँ से, फील्ड से, और वो जो पॉलन्स होते हैं वो भी यूज किए जाते हैं, है ना, अच्छे सोर्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। अगला रॉयल जेली। अब रॉयल जेली एक ऐसा चीज होती है जिसको जो यंग लार्वे हैं या क्वीन को फीड किया जाता है, खाना होता है। प्रोपोलिस, जैसे आपने देखा होगा ना कि जो दो फ्रेम्स को जोड़ के रखता है वो प्रोपोलिस होता है। बी वेनम। बी वेनम क्या होता है, जहर। जहर मतलब कि हनी बी जब काटती है, आपको स्टिंग करती है, तो उसका कांटा आपकी बॉडी में रह जाता है, देखा होगा, या आपको स्वेलिंग आ जाती है और आप उस कांटे को निकालते हो। तो बेसिकली जो बी वेनम है, बी वेनम का रोल कहाँ पे होता है, कुछ इंजेक्शंस हैं जो बी वेनम के साथ बनते हैं, और ये जो बी वेनम है ये आर्थराइटिस वगैरह के लिए काफ़ी यूजफुल रहता है। देन हमारे पास है बी वैक्स। बी वैक्स आप सबको पता है कि हम हनी बीज की बात करें, बॉक्सेस में वैक्स की बात कर रहे हैं। तो ये सारे कुछ कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो आपको एपीकल्चर से मिलते हैं, जिसके हमने सामने स्क्रीन पे बात कर ली। अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं। अब जिसने भी हनी बी के ऊपर काम किया होगा उसको एक बात पता है, या जिसको नहीं भी पता है, जिसने पढ़ा भी है, उसको भी एक बात पता है, क्या, कि एक बॉक्स होता है जिसको हम हाइव बोलते हैं। उस बॉक्स में आपकी हनी बीज भी होती हैं, क्वीन भी होती है और ड्रोन्स भी होते हैं। तो अगर आप नंबर वाइज देखोगे तो कितनी क्वीन एक डब्बे में होगी, एक क्वीन होगी। कितने ड्रोन्स जो मेल होते हैं एक बॉक्स में होंगे, कुछ 100 की संख्या में होंगे, 100, 200, 300, 400 जितने भी हैं। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा मात्रा में देखोगे, तादाद में देखोगे, तो वर्कर होंगे, श्रमिक होंगे, और वो कितने होते हैं, हजारों की संख्या में होते हैं। तो एक बी में एक क्वीन होती है, कुछ 100 ड्रोन्स होते हैं जिनको हम निखट्टू भी बोल देते हैं हिंदी में, और आपके कुछ वर्कर्स होते हैं या श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, राइट। हर एक का अपना वेल डिफाइंड काम है, हर एक को पता है कि उसने क्या करना है, हर एक को पता है कि उसने क्या करना है। इवन अगर हम वर्कर्स की भी बात करते हैं तो वर्कर्स का काम भी एज वाइज डिवाइडेड है कि कौन से साल का वर्कर क्या करेगा, कौन से महीने का वर्कर क्या करेगा, ठीक है, सबका पता है, सबको पता है किसने क्या काम करना है। कुछ क्या करते हैं, जो छाता होता है, हनी बी का हाइव होता है, उसकी सफाई करते हैं। कुछ क्या करते हैं, गार्ड करते हैं। कुछ क्या करते हैं, पॉलन से, फील्ड से पॉलन लेके आते हैं, नेक्टर लेके आते हैं। और कुछ क्या करते हैं, अंदर ही छाते की क्लीनिंग करते हैं। तो ये सारा काम जो होता है वो डिपेंड करता है एज ऑफ दी हनी बी के वर्कर की, क्या एज है उस पर ये डिपेंड करता है। अब सबसे पहले तो फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली क्या है हनी बी की, एपिडे। सब फैमिली क्या है, एपिने। और जीनस क्या है, एपिस, ठीक है। तो हनी बी की जो फैमिली है वो एपिडे है, सब फैमिली क्या है, एपिने है, और जीनस क्या है, एपिस है, ठीक है।
राइट। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है कि मैम मेरे टाइम पे तो फाइट हो गई थी, एपिस मेलिफेरा डॉर्सेटा चोरी कर रही थी। ओके, देखो ऐसा भी होता है कि जैसे जो हनी बॉक्स होते हैं ना, तो दूसरी जो बीज होती हैं या मक्खियां होती हैं वो आके शहद को चुरा के लेके जाती हैं, इसीलिए तो गार्ड बीज आगे होती हैं। गार्ड बीज पता है क्या होती है? जैसे हनी जो हाइव्स होते हैं ना, उसके आगे आप देखोगे ऐसे इतना सा स्पेस होता है, ये बड़ा बना दिया मैंने, इतना छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा 2-4 मक्खियां हमेशा बैठी होती हैं यहाँ पे एक एक साइड पे, ये गार्ड बीज होती हैं, ठीक है। कुछ ऐसी भी होती हैं जो स्काउट करती हैं, स्काउट मतलब कि जायजा लेती हैं आसपास के एरिया का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से का नाम क्या क्या है। तो जिन्होंने तो बेटा नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। जिन्होंने कभी पढ़ा है या काम किया है वो लोग आंसर देंगे, ठीक है। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कोई बात नहीं, आप लोग भी सीख जाओगे, बहुत ईजी है। और जिनको पता है वो बच्चे आंसर देंगे। चलो सबसे पहले बताइए रॉक बी कौन सी बी है? बताओ रॉक बी कौन सी बी है? बताओ बताओ, रॉक बी कौन सी बी है? नाम बताएंगे, साइंटिफिक नेम बताएंगे फटाफट से बेटा, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बताइए। हाँ जी, एक आंसर आ गया है, डॉर्सेटा। थ्याग बोल रहे हैं मैम डॉर्सेटा है, ठीक है जी, एपिस डॉर्सेटा है। ओके चलिए अगला बताएंगे, अगला बताएंगे बेटा इंडियन हाइव बी। इंडियन हाइव बी बताइए, इंडियन हाइव बी बोलिए, इंडियन हाइव बी बताओ बताओ जल्दी बताओ, इंडियन हाइव बी। ठीक बोल रहे हो। अक्षय बोल रहे हैं सुबह सुबह मैम डेटा ही खत्म हो गया। सुबह सुबह कैसे डेटा खत्म हो सकता है? अभी तो 1 घंटे की क्लास भी नहीं हुई है। हाँ अच्छा 1 घंटे की तो होगी है क्लास, है ना, 1.25 घंटे की क्लास होगी है। ओके सो लिटिल बी का बताओ फटाफट से, फिर मैं आपको बताती हूँ। लिटिल बी का बताइए फटाफट से, लिटिल बी कौन सी बी होती है? जो छोटी सी मक्खी होती है, मधुमक्खी होती है, जिसको हम लिटिल बी बोलते हैं, है ना, बताइए। लड्डू मक्खी भी इसको बोलते हैं, लड्डू मक्खी भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। बताओ लिटिल बी कौन सी होती है? हाँ थ्याग का आंसर सबसे पहले आया मैम, एपिस फ्लोरिया सही है। यूरोपियन या इटालियन बी कौन सी है? बताओ यूरोपियन या फिर इटालियन बी कौन सी है? बताइए फटाफट से। यूरोपियन और इटालियन बी किसको बोला जाता है? क्या बोल रहे हैं? यूरोपियन या इटालियन बी बेटा किसको बोलते हैं? बोलो बोलो शाबाश, जिसको पता है बताएंगे फटाफट। एपिस मेलिफेरा सही बोल रहे हो। डैमर बी या फिर स्टिंगलेस बी। अब देखो स्टिंगलेस में क्या होता है ना, जो स्टिंग होता है वो रिड्यूस्ड होता है, ऐसे नहीं स्टिंग है ही नहीं लेकिन रिड्यूस्ड है। हाँ जी स्टिंगलेस बी बताइए कौन सी होती है? स्टिंगलेस बी ये बेसिकली पॉलिनेशन में यूज की जाती है, पॉलिनेटर्स होती हैं अच्छी। स्टिंगलेस बी बेटा सुना होगा आपने, स्टिंगलेस बीज कौन सी होती है बताओ। ओके सो मेलिपोना स्पीशीज सुना होगा आपने, ट्राइगोना स्पीशीज सुना होगा, है ना। अब देखते हैं कौन सी क्या है। देखो सबसे पहले रॉक बी है एपिस डॉर्सेटा, हिमालयन क्लिफ बी है एपिस लेबोरियोसा, इंडियन हाइव बी है एपिस सेराना इंडिका, यूरोपियन बी है एपिस मेलिफेरा, लिटिल बी है एपिस फ्लोरिया,
डेमर बी या स्टिंगलेस बी है आपकी टेट्रागोनुला या मेलिपोना स्पीशीज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग जो नाम है उनको कवर कर लिया, किसको क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेनली जब हम चार की बात करते हैं, जैसे कि आपकी रॉक बी हो गई, आपकी इंडियन हाइव बी होगी, यूरोपियन बी हो गई और लिटिल बी हो गई। अगर इन चारों की बात करें, इन चारों में से सबसे बड़ा साइज किसका होता है, डॉर्सेटा का। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिमालयन क्लिफ बी की, अदरवाइज इसका साइज बड़ा है। इन चार की बात करोगे तो डॉर्सेटा का साइज बड़ा है। सबसे छोटी मक्खी के साइज की बात करोगे तो फ्लोरिया सबसे छोटा है, ठीक है। अगर आप बात करोगे कि डॉर्सेटा है, फ्लोरिया है, दोनों क्या है, वाइल्ड है। लेकिन डोमेस्टिकेट किसको कर सकते हैं, एपिस सेराना को और एपिस मेलिफेरा को। अब एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा में से भी बेस्ट मधुमक्खी कौन सी है, बताओ कौन सी है। एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा में से बेस्ट मधुमक्खी कौन सी है, बताइए, बोलो बोलो कौन सी है। तो एपिस सेराना और एपिस मेलिफेरा में से मेलिफेरा जो है वो बेस्ट मधुमक्खी है। क्यों, क्योंकि इसका जो हनी ईल्ड होती है, हनी ईल्ड इसकी ज्यादा होती है, जो हमें इससे शहद मिलता है वो ज्यादा मिलता है, और ये जेंटल होती है। जेंटल का मतलब है कि काम रहती है थोड़ा, और ये भागती ज्यादा नहीं है, मतलब इसमें जो स्वामिंग होती है बहुत कम चांसेस होते हैं, इतना नहीं भागती है, भगौड़ी नहीं है बेसिकली। ऑन द अदर हैंड अगर हम सिराना की बात करते हैं, सिराना थोड़े से मतलब इतनी शांत नहीं होती है, और सिराना में ऐसा भी होता है कि सिराना आपकी बीच में कैसी है कि थोड़ी सी मतलब कि काम जेंटल नहीं है इतनी, और जो ईल्ड मिल रही है, ईल्ड आपकी इतनी ज्यादा नहीं मिलती है एज कंपेयर टू मेलिफेरा। इसीलिए लोग क्या प्रेफर करते हैं कि मेलिफेरा को ग्रो किया, मेलिफेरा को कल्टीवेट किया जाए, ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब हमने क्योंकि अलग अलग स्पीशीज के बारे में भी बात कर ली, अब देख लेते हैं फोटोज तीनों की, आप देख लीजिए। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई चीज, जैसे कि हाइव की बात कर रहे हैं, क्वीन का क्या काम होता है, बेसिक अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो क्वीन की बात करते हैं, क्वीन का काम क्या है आप लोग बताएंगे, फिर आगे मैं बताती हूँ। बताइए क्वीन का क्या काम होता है पूरे हाइव में। हम बोलते हैं ना जैसे कि कोई अगर राजा या रानी है, जैसे क्वीन है, रानी है तो वो राज करती है, क्वीन एग्जैक्टली वही रानी है जो राज करती है। उसको बेसिकली क्या करना है, एग लेइंग करनी है, उसको क्या करना है, एग लेइंग करनी है। और ये जो क्वीन होती है ये बेसिकली क्या करती है, सिर्फ एग लेइंग करती है, उसका जो पोषण है वो नहीं करेगी, मतलब कि उसको खाना नहीं देगी, कुछ नहीं करेगी, उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, वो है एग लेइंग। क्वीन के पास में एक हार्मोन होता है 9-ऑक्सोडेकेनोइक एसिड, 9-ODA भी बोल देते हैं उसको, और वो क्या करती है, पूरे जो छाता है उसमें घूमती रहती है, ताकि जब वो हार्मोन सिक्रीट करे तो वर्कर्स को पता चलता रहे कि हमारी क्वीन बिल्कुल सही है और बढ़िया काम कर रही है, ठीक है। अब क्वीन का काम क्या है, कॉलोनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करना। और एक दिन की अगर हम बात करते हैं तो एक जो अच्छी क्वीन है वो एक दिन में 2000 से 3000 तक एग्स को ले कर सकती है, या 2 से 3000 अंडे दे सकती है। तो क्वीन क्या है आपके पास में, अगर मैं बोलूं, ये पता नहीं कैसे चेंज हो जा रहा है, क्वीन क्या है आपके पास में, फर्टाइल फीमेल है। क्वीन कैसी है, फर्टाइल फीमेल है, जिसका काम क्या है, एग लेइंग काम है, राइट। चलिए दूसरी बात करते हैं वर्कर्स की। वर्कर्स क्या होती हैं, स्टेराइल फीमेल्स होती हैं, जो भी कॉलोनी का काम है,
वो सारा वर्कर करेंगी, चाहे वो गाइडिंग का काम करना हो, गार्ड का काम करना हो, चाहे पॉलन लेके आना हो, चाहे हाइव क्लीनिंग का काम करना हो, हाँ जी रॉयल जेली क्वीन, हाँ ठीक है, चाहे क्या करना है, क्या बता रही थी मैं, हाँ हाउस होल्ड का काम करना है, चाहे उसने लार्वे को फीड करना है, चाहे उसने बाहर से पॉलन को लेके आना है, चाहे उसने हाइव की क्लीनिंग करनी है, चाहे गार्ड करना है, जितने भी काम है, नेक्टर कलेक्ट करना है, शहद बनाना है, सारे के सारे काम कौन करते हैं, वर्कर्स करते हैं। लाइफ स्पैन की बात करें तो ऑलमोस्ट 6 हफ्ते का लाइफ स्पैन रहता है वर्कर्स का, और जितनी भी ड्यूटीज हैं सारी की सारी ड्यूटीज किसकी हैं, वर्कर की हैं। इवन जो नर्स ड्यूटी है, नर्स ड्यूटी का मतलब होता है क्या, कि जो यंग वंस हैं उनको जो फीड करना है वो ड्यूटी भी, केयर करनी है उनकी, वो ड्यूटी भी सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स की है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में ड्रोन। ड्रोन क्या होते हैं, अब मेल, ओनली मेल्स जो कॉलोनी में है वो क्या है, केवल ड्रोन्स है। अब ड्रोन्स भी कैसे होते हैं, फर्टाइल मेल्स होते हैं, फर्टाइल मेल होते हैं। और ड्रोन का काम क्या होता है, वो जाते हैं क्वीन के साथ हवा में, जिसको हम न्यूक्चुअल फ्लाइट बोलते हैं, और स्पर्म्स को ट्रांसफर कर देते हैं क्वीन को। और जब वो स्पर्म्स को ट्रांसफर करेंगे क्वीन को, तो क्वीन क्या करती है, एक पाउच में स्टोर कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्माथिका। तो स्पर्माथिका में क्वीन क्या करती है, जो भी ड्रोन से जितने भी स्पर्म्स आएंगे उनको एक टाइम पे स्टोर कर लेगी और लाइफ टाइम एग्स देती रहेगी। तो ड्रोन का बेसिक सा काम, सबसे मेन काम क्या होता है, मेटिंग। सबसे ज्यादा प्रिमिटिव काम क्या है उनका, मेटिंग, कि उनको मेट करना है। ओके, अब आप देख सकते हैं यहां पे कुछ फोटोज दिखाई गई हैं, जहां पे आप देखोगे ये क्या है, आपकी क्वीन है, ठीक है। अब जब हम क्वीन की बात करते हैं, आप देखोगे कि अगर आप ड्रोन की बात करोगे, ड्रोन कैसा होता है, मोटा सा होता है और लंबा नहीं होता, थोड़ा छोटा होता है। तो जो मोटे से होंगे, छोटे से होंगे, वो क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं। क्वीन को देखोगे, क्वीन का एब्डोमेन थोड़ा सा डार्क कलर में होता है, और क्योंकि क्वीन बहुत लंबी होती है इसीलिए जो उसके पंख होते हैं ना, वो हाफ ऑफ द एब्डोमेन तक ही पहुंच पाते हैं। तो क्वीन की पहचान यही होती है कि एक तो लंबी होती है, थोड़ी सी डार्कर कलर में होगी, और जो उसके विंग्स होते हैं वो हाफ ऑफ द एब्डोमेन तक ही पहुंच पाते हैं, पूरा एब्डोमेन कवर नहीं कर पाते। और अगर आप वर्कर की बात करोगे, वर्कर क्वीन से छोटी होगी, थोड़ी सी पतली होती है एज कंपेयर टू ड्रोन। और वर्कर के जो आपके बेसिकली हम बोलते हैं ओविपोजिटर, वो मॉडिफाई होता है स्टिंगर में। अब जब भी आपकी वर्कर क्या करती है, स्टिंग करती है, तो जो ओविपोजिटर होता है, जो पेट वाला पीछे का हिस्सा होता है, वो आपका जो स्टिंग आपको लगता है ना, उसका पेट का हिस्सा पीछे से होता है। तो जब भी आपको वर्कर स्टिंग करती है वो खुद भी मर जाती है, क्योंकि उसका ओविपोजिटर ही आपके यहाँ पे आ जाता है, मतलब स्टिंगर ही आपके हाथ में है, जहाँ पे उसने काटा है वहां पे लग जाता है। ठीक है, हाँ जी। क्वीन शाइनिंग होती है, हाँ जी क्वीन शाइनिंग होती है। ठीक है, तो ये हमारे सारे जो है आप देख सकते हो कि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे कि आप वर्कर की बात कर लो, क्वीन की बात कर लो, और ड्रोन की बात कर लो। तो क्वीन जो होगी इनमें से आप देखोगे सबसे लंबी जो है वो क्या है, आपकी क्वीन है। अगला हमारे पास में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर हमारे पास में एग लेइंग हो रही है क्वीन के द्वारा, तो क्वीन क्या करेगी, दो तरीके होते हैं। एक होता है ड्रोन के साथ मिलकर एग देती है, जिसको फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं, और अगर मीटिंग के बिना एग बन रहा है तो उसको हम अनफर्टिलाइज्ड एग्स बोलेंगे। और जब भी मीटिंग के साथ में एग बनेगा तो हमारे पास में एक होती है लाइट फीडिंग और एक होती है हैवी फीडिंग। तो लाइट फीडिंग जो होती है वो वर्कर को होती है, हैवी फीडिंग जो होती है रॉयल जेली की वो क्वीन को होगी, और अनफर्टिलाइज्ड वाला क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा। दैट मीन्स जब भी कोई एग फर्टिलाइज होता है हनी बीज में, तो हमेशा ही वो क्या बनता है, वर्कर, या मतलब फीमेल बनेगी सिंपली। जब भी फर्टिलाइज्ड एग होगा उससे फीमेल बनेगी, चाहे वो क्वीन बन रही है चाहे वो वर्कर बन रहा है। लेकिन जब भी अनफर्टिलाइज्ड एग होगा तो हमेशा हमेशा आपका क्या बनेगा, ड्रोन बनेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये पॉइंट समझ में आया? जिसने पहले नहीं पढ़ा है उनको भी, और जिसने पहले पढ़ा है उनको भी, सबको समझ में आया बेटा ये पॉइंट?
बताइए, क्लियर है? इजी है ना, बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनको तो आपको एकदम से समझ जाना चाहिए, ओके, क्योंकि आगे जाके जब हम नाम पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि नाम कैसे पढ़ने हैं, बाकी तो चीजें बहुत सिंपल एंड ईजी है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर सबको? बोला करो, बोलते ही नहीं हो। चलिए, सो जनरल पॉइंट्स या फैक्ट्स को कवर कर लेते हैं और फिर इसके बारे में डिटेल में कल पढ़ेंगे। क्या है? हेड बियर्स अ पेयर ऑफ जेनिकुलेट एंटेनी। तो एंटेनी का टाइप कौन सा है हनी बी में? फैक्ट ही है डायरेक्ट। क्या है एंटेनी का टाइप? जेनिकुलेट। अगला, माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड फॉर सकिंग एंड लैपिंग। ये हमने डिस्कस किया था कि हनी बी में कैसे माउथ पार्ट्स होते हैं। Inside the head, there are long coiled strings of small lobes known as hypopharyngeal glands, which secrete glandular food known as royal jelly that is fed to queen and young larvae. तो सिंपल सा मतलब है कि जब हम रॉयल जेली की बात करते हैं, रॉयल जेली कहाँ से सिक्रीट होता है? हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड से। रॉयल जेली कहाँ से मिलता है? हाइपोफेरिंजियल ग्लैंड से, ठीक है। बी ड्रॉज नेक्टर बाय इट्स टंग। नेक्टर अपनी टंग से लेती है, प्रोबोसिस से, ये हमने डिस्कस किया था। रिजर्जिएटेड बाय फील्ड वीज। पहले वो क्या करती है? नेक्टर को अपने अंदर ले जाती है, मतलब कि स्टोर कर लेती है, उसके बाद बाहर निकलती है, ठीक है। एंड कलेक्टेड बाय हाइव बीज, डिपॉजिटेड सेल्स इन द कॉम्ब। उसके बाद वो क्या करती है? ये देखो, ये जो कॉम्ब्स होते हैं इसमें वो क्या करती है? हनी को डाल देती है और उसको पकने का टाइम लगता है ना, राइप होने में टाइम लगता है, राइट। चलिए, अब हम इतना ही पढ़ेंगे, अब बाकी की जितनी भी चीजें हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो कवर वैसे भी नहीं होगा। कुछ क्वेश्चंस लाई थी आपके लिए, क्वेश्चन सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, बोलो क्वेश्चन सॉल्व करोगे? बोलते ही नहीं हो कुछ भी, करोगे? चलिए ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तब तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पोल लगा रही हूं, देखो क्वेश्चन, खुद देखोगे और खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस हैं, 45 सेकेंड्स। चलिए, स्टार्ट हो गया पोल। देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। हाँ जी बताइए, मुझे समझ नहीं आया अंकुश क्या बोल रहे हैं। मैम बोलेंगे तो आपको वॉइस तो आएगी नहीं, मतलब। फोरेजियल टाइप ऑफ लेग्स आर प्रेजेंट इन। फोरेजियल टाइप ऑफ लेग्स किसमें प्रेजेंट होती है? ऑप्शन है लेग्स ऑफ हेडलाउस, हाइंड लेग्स ऑफ ग्रास हॉपर, हाइंड लेग्स ऑफ हनी बी, या ऑल ऑफ दीज। चलिए बताइए। सो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा? ऑप्शन सी। ये फिर से ऑल ऑफ दिस वाले कौन है भाई? फोरेजियल मतलब कि पॉलन कलेक्ट करने वाले, है ना। और पॉलन कौन कलेक्ट करते हैं? सिर्फ हनी भी कलेक्ट करती है। जूं पॉलन कलेक्ट करके क्या करेगी? फील्ड में जाके जूं क्या करेगी? वो फील्ड में जाएगी पॉलन कलेक्ट करने? नहीं ना। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा? हाइंड लेग्स होगा। ऑल ऑफ दिस क्यों करो बेटा आप? खुद देखो ना, खुद दिमाग लगाओ यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, ये तो आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं है पता तो भी कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स फर्स्ट इन द हनी प्रोडक्शन? हनी प्रोडक्शन में पहला रैंक किसका है? ऑप्शंस आपके पास में है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। बताइए बताइए बताइए। अच्छा अच्छा, आप ऐसा बोलो कि मैम हम बोलेंगे तो आपको क्लास नहीं आएगी।
अच्छा, अब तो आपको आवाज नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आप लिखोगे तो आ जाएगी ना, कोई बात नहीं। हमारे पास आपको पता है आप में अब वीडियो कॉल का फीचर भी है, बस आप लोग ही नहीं उठा रहे हो। मैं तो रोज फोन कर रही हूँ आपको, पर आप उठाना नहीं चाहते हो। कोई बात नहीं, करेंगे किसी दिन आपको वीडियो कॉल भी इस पे, है ना। ओके, सो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। हाँ, 31% बच्चों का सही है। कोई बात नहीं, पोल नहीं आ रहा है, इट्स ओके, आप चैट में आंसर दे सकते हो, मुझे आपके करेक्ट आंसर से मतलब है, ठीक है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इटालियन बी, कौन सा इनमें से इटालियन बी है। ऑप्शन एपिस डॉर्सिटा, एपिस सिराना, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा। कोई बात नहीं, जिसका पोल नहीं आ रहा है इट्स ओके, एटलीस्ट आपका आंसर मुझे चाहिए, क्या आंसर करेक्ट होना चाहिए। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे बता दो मुझे, जिसका पोल नहीं हो रहा इट्स ओके, आप मुझे यहाँ पे चैट में बता दीजिए, ठीक है। मुझे आपके आंसर से मतलब है, आपको समझ आना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, और आपको भी इसी बात से मतलब होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरा आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए। ओम प्रकाश बोल रहे मैम हम उठाए थे, हेलो हेलो भी बोले थे, पर आपका रिप्लाई नहीं आया। चलो अभी करके देख लेते हैं एक बार। सो करेक्ट आंसर क्या है, किसकी बात की है इसने, इटालियन बी की बात की है। बताओ जरा आंसर क्या होगा, बताओ बताओ क्या आंसर होगा। इटालियन बी की बात की है ना, दैट इज एपिस मेलिफेरा, दैट इज ऑप्शन डी। क्यों डर रहे हो भाई, क्या हो गया है आपको, है अक्षय, क्या प्रॉब्लम चल रही है बेटा। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। माउथ पार्ट्स इन हनी बी आर, कौन से है माउथ पार्ट्स, चुइंग एंड लैपिंग, बाइटिंग एंड चुइंग, पियर्सिंग एंड सकिंग, या स्पॉन्जिंग। बताओ। बताओ बताओ क्या आंसर होगा, बहुत सिंपल है अगेन ये क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर है आपका चूइंग एंड लैपिंग टाइप, यानी कि ऑप्शन ए सही बोला। हाँ आशीष सही बोल रहे हो, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी, सही है। ओके ओके, सो एक अच्छा ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ठीक है, आज ही डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। विच पेयर ऑफ लेग इन हनी बी आर मॉडिफाइड फॉर पॉलन कलेक्शन, मधुमक्खी के टांगों का कौन सा जोड़ा ऐसा है जो पॉलन कलेक्शन के लिए मॉडिफाइड है। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, यानी कि फोर लेग, मिड लेग या फिर हाइंड लेग, ये पूछ रहे हैं, बताइए फटाफट से, फिर इससे रिलेटेड एक फैक्ट कवर कर लेंगे, दैट्स इट। बताइए बताइए क्या आंसर होगा। बेटा सभी टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना, सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर होगा वो आपको हमेशा अपना 100% देने की कोशिश करेगा, ठीक है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज थर्ड। चलो ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके साथ में एक फैक्ट, फर्स्ट पेयर क्या करता है, एंटीना को क्लीन करता है, सेकेंड पेयर क्या करता है, वैक्स को पिक करता है, कॉम को शेप करता है, टांगों की बात कर रहे हैं, थर्ड पेयर क्या करता है, पॉलन कलेक्शन करता है, ठीक है। तो आपको सामने दिख रहा है कि कौन सा क्या क्या करता है, राइट। चलिए, सो अब एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने एक तो ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, उनके विंग्स के बारे में पढ़ा, लेग्स की मॉडिफिकेशन के बारे में पढ़ा, और हमने क्या डिस्कस किया बेटा, हनी बी के बारे में पढ़ा, और हमने
हनी बी के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क मेरे पास है, बहुत अच्छा होमवर्क, दैट इज हनी प्रोडक्शन में फर्स्ट कौन आता है वर्ल्ड में, इंडिया में फर्स्ट कौन है, कौन सी एज पे कौन सा वर्कर क्या काम करता है, लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। ठीक है, ये टॉपिक्स पे आपने थोड़ा सा पढ़ के आना है, राइट, ये टॉपिक्स आपने पढ़ के आना है। ओके, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? हनी प्रोडक्शन में फर्स्ट कौन है, इंडिया में कौन है, एज ग्रुप वर्कर का किस हिसाब से डिसाइड होता है, और लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी के बारे में पढ़ के आना है। इतना सब पढ़ लोगे तो कल मतलब कि परसों मंडे को हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना है, जितने टॉपिक्स अभी तक हैं, हाँ जी लीडर बोर्ड भी दिखा रही हूं, उतने टॉपिक आपको क्या करने हैं, सारे कवर करने हैं। ठीक है, तो कल के लिए, संडे के लिए, अभी तक हमारी 4 क्लासेस हुई हैं बेटा, और 4 क्लासेस में जितना हमने पढ़ा है उतना सारा आपने अपने एंड से पूरा कवर कर लेना है, सारी चीजों को अपने एंड से आप लोगों ने रिवाइज कर लेना है। इतना से कर लोगे? चलिए, सो लीडर बोर्ड अब देख लेते हैं आप बच्चों का। अपूर्व राज 10 आउट ऑफ 10, त्याग, हितेश, सिड वर्मा, अंकुश, बैरी, ओम प्रकाश, खुशबू, अक्षय एंड श्रद्धा। बाकी बच्चे भी हैं जो आंसर कर रहे थे, मैंने देखा था आंसर सही कर रहे थे। हो सकता है उनको पोल शो नहीं हुआ हो या जो भी रीजन रहा होगा, लेकिन आंसर्स मैंने सबके देखे। तो कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, यू आर डूइंग वेल। बस अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखो, आलतू फालतू बातों पे ध्यान मत दो, कौन क्या बोल रहा है डोंट केयर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने चीजों पे फोकस करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो इस टाइम पे। ठीक है, और लर्न करने वाली चीजों को बहुत अच्छे से लर्न करो, और प्री की प्रैक्टिस भी साथ में रखो, क्योंकि पता है आपको आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो ऐसा नहीं करना है सिर्फ प्री ही पढ़ते रहना है, मेंस छोड़ देना है, नहीं, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, और आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो अब आपका पढ़ाई में ही जाना चाहिए। ठीक है, चाहे आप प्री पढ़ रहे हो चाहे मेंस पढ़ रहे हो, अपने टाइम को बैलेंस करो, एक टाइम टेबल बना लो या डिसाइड कर रखो दिन में कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट को देने हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, और आई होप कि कल तक आप सब कुछ कवर कर लेंगे। एंड मैं एक प्लान भी कर रही हूँ टेलीग्राम पे एक सेशन का, हो सकता है आज या कल में एक प्लान कर लेंगे सेशन, और हम लोग जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी आपको दिक्कत आ रही है उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है जी, ओके देन, थैंक यू सो मच। अब हम लोग मिलेंगे परसों की मंडे की क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, अब मिलेंगे परसों।